नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट की वीडियो, जिसमें हमने आखिरी टॉपिक समझा था खिलाफत आंदोलन के बारे में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं असहयोग ही क्यों। यह टॉपिक नंबर 1.3 है आपका। ठीक है, इसमें हम असहयोग आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो सेकेंड पार्ट है पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन के बारे में ही रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले असहयोग आंदोलन के मतलब को हम समझते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। 1909 में लिखा था इन्होंने इस पुस्तक को। और हिंद स्वराज में उन्होंने एक बात कही थी कि भारत में ब्रिटिश राज इस वजह से कायम है क्योंकि हम भारत के लोग उनके काम में सहयोग करते हैं। उनके हर एक काम में हम क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जभी तक भारत में ब्रिटिश राज टिका हुआ है। जैसे ही हम उनके काम में सहयोग करना बंद कर देंगे, उनको हम हेल्प करना बंद कर देंगे, अपने आप ब्रिटिश राज भारत से ख़त्म हो जाना है, अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने कही और वास्तव में भी ऐसा ही था, क्योंकि भारत में सही में ब्रिटिश राज हमारे वजह से ही तो कायम था ना यार। हम खेती कर रहे हैं अंग्रेज़ों को, हम टैक्स दे रहे हैं अंग्रेज़ों को, है ना। हम अंग्रेज़ों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजों में हम जाके पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे वजह से तो ही वो भारत में अपनी शासन व्यवस्था को चला पा रहे हैं। अगर हम उनको सहयोगी करना बंद कर देंगे तो क्या भारत में वो शासन चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। उन्होंने, महात्मा गांधी ने बोला कि 2 साल तक अगर हम असहयोग आंदोलन को सही से चला लेते हैं तो भारत आज़ाद हो जाएगा। यानी कि 1920 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1922 के आखिरी तक ये टारगेट रखा गया था कि भारत आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, अब इस आंदोलन के कुछ कार्यक्रम महात्मा गांधी ने तय किए थे, जैसे कि विदेशी माल का बहिष्कार करना, है ना, स्वदेशी माल का प्रयोग करना, उपाधियों का त्याग कर देना, वकीलों से कहा गया वकालत करना छोड़ दे, जो स्कूल और कॉलेज है वहाँ के जो अध्यापक हैं उनको बोला गया कि वहाँ पे वो ना पढ़ाए, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये अपील की गई कि भाई वो अंग्रेज़ों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने ना जाए। ठीक है, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा जो सैनिक है, क्लर्क है, मजदूर है, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो ये कार्यक्रम इसके थे, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे। ठीक है, अब देखिए, असहयोग आंदोलन की विभिन्न धारणाएं थी। जो ये आंदोलन फैला वो अलग अलग टाइम पीरियड में फैल रहा था और अलग अलग जगह में फैल रहा था। शहरी क्षेत्र में कुछ अलग कार्यक्रम थे, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी क्या स्थिति थी उसकी हम बात करेंगे। बगानों में जो काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी क्या दलील थी, वो किस नज़र से इस आंदोलन को देखते थे, उसको भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड टॉपिक है आंदोलन के भीतर अलग अलग धारणाएं, जिसमें हम टॉपिक नंबर 2.1 की बात करने वाले हैं, शहरों में आंदोलन। यानी कि शहरों में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। देखिए, शहरों की अगर हम आंदोलन की बात करें, शहरों में मध्यम वर्ग ने क्या किया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। जो मिडिल क्लास वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। जो हेडमास्टर थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके आर्थिक प्रभाव को देखें तो आर्थिक प्रभाव ज़्यादा थे। विदेशी सामान का पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया, है ना। जगह जगह पे, कोने कोने पे जो विदेशी जो सामान थी उसकी होली जलाई गई, होलिका जलाई गई। ठीक है, 1921 से 22 के मध्य विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया था। मतलब जो विदेशों से, आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, मशीनीकरण के मशीनों से बने हुए सामान को भारत में ला के बेचते थे, जो कि बहुत ही सस्ता होता था। और इस वजह से हमारे जो शिल्पकार थे, जो हाथों से चीज़ों को बनाते थे, वो बेरोजगार हो गए थे, है ना। तो अभी असहयोग आंदोलन की वजह से लगभग जो विदेशी कपड़ों का जो आयात था वो आधा हो गया था, है ना। बहुत सारे स्थानों पे जो व्यापारी थे, व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से मना कर दिया, या फिर विदेशी व्यापार में धन लगाने से मना कर दिया उन्होंने। विदेशों से आयात होने वाले कपड़ों की कीमत लगभग अगर हम बात करें 102 करोड़ से घटकर मात्र 57 करोड़ रह गई थी। ठीक है, विदेशी माल के बहिष्कार के कारण क्या हुआ, भारत में एक बार फिर से कुटीर उद्योग ने अपना प्रभाव जमाना स्टार्ट कर दिया। जो हस्तकला उद्योग है उसने अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दिया और जो हमारे जो शिल्पकार थे उनकी स्थिति भी अच्छी हुई। ठीक है, लेकिन अगर हम 1921 के बाद की अगर बात करें तो धीरे धीरे शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लग जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि भारत में जो खादी कपड़ा है ना, जो हाथों से बने जो तैयार जो कपड़े हैं, और जो ब्रिटेन से जो मशीनों से बने हुए जो कपड़े आ रहे हैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकता था।
क्योंकि हाथों से बनाया जा रहा है तो ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। और जो मशीनों से बन के आ रहा है भाई वो ज़्यादा सस्ता होगा। तो इस वजह से भारत में जो हमारा जो मतलब भारतीय कपड़े के बढ़ावा देने के लिए जो आंदोलन चला था वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाया ये। इसके अलावा जो ब्रिटिश संस्थान का बहिष्कार किया जा रहा था, जैसे कि अंग्रेज़ों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थी पढ़ने नहीं जा रहे थे, हेड मास्टरों ने क्या किया, वहाँ पे पढ़ाने से मना कर दिया, या फिर वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया। वो कब तक भाई बेरोजगार रहेंगे वो, है ना। अब वो ब्रिटिश संस्थान है, हमें क्या करना चाहिए था उस समय, भारतीय संस्थान भी बनाने चाहिए थे। अब हमें अपने खुद के स्कूल कॉलेज खुलवाने चाहिए थे, खुद के न्यायालय खुलवाने चाहिए थे, है ना। ये काम हमने नहीं किया। तो इस वजह से क्या हुआ कि दोबारा से क्या हुआ, जो भी विद्यार्थी थे उन्होंने स्कूल कॉलेज आना स्टार्ट कर दिया। शिक्षकों ने क्या किया भाई, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कितने समय तक वो बेरोजगार रहेंगे। तो इस वजह से शहरी क्षेत्र में आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, टॉपिक नंबर 2.2 की अब हम बात करते हैं, जिसमें हम ग्रामीण इलाकों में विद्रोह की बात करने वाले हैं। असहयोग आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में कितना ज़्यादा प्रभाव दिखा पाया उसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो भाई शहर से शुरू हुआ आंदोलन, धीरे धीरे गांव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और गांव के किसान, गांव के आदिवासी भी इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक अवध की हम बात करेंगे। अवध के एक सन्यासी थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, है ना। बाबा रामचंद्र ने क्या किया, किसानों का नेतृत्व किया, और वो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे। अब गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं, गिरमिटिया मजदूर हम उन्हें बोलते हैं जो कि एग्रीमेंट के तौर पे क्या करते हैं, मजदूर बन जाते हैं और कहीं बाहर जाके अंग्रेज़ उनसे काम लेते थे। तो फिजी जो है न्यूजीलैंड के आसपास पड़ता है। पहले क्या था कि इन गिरमिटिया मजदूरों को वेस्ट इंडीज़ लेके जाया जाता था, फिजी जैसे जगह पे ले गए और बाहर विदेशों में भेज दिया और उनसे काम करवाते थे। ठीक है, एग्रीमेंट के तौर पे एक एग्रीमेंट इनसे हस्ताक्षर करवा लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे नाम क्या बोला था मैंने, बाबा रामचंद्र। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, किसानों का नेतृत्व किया था। अब देखो इन्होंने किन चीज़ों का विरोध किया, ये इस आंदोलन में क्यों शामिल हुए थे और इन्होंने किन चीज़ों का विरोध किया। तो उनका मानना ये था कि भाई जो ताल्लुकदार है, जमींदार है, वो क्या कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, है ना, लगातार बहुत समय से कर रहे हैं। और ये शोषक वर्ग जो है किसानों से भारी भरकम क्या करते हैं, कर वसूलते हैं, है ना। इसी वजह से वो उनका विरोध कर रहे थे। मजदूर किसानों की अपनी भूमि नहीं होती थी, उन्हें पट्टे पर ज़मीन मिलती थी और वे भी कभी कभी छीन ली जाती थी। मतलब कि उनका मानना यह था कि भाई किसानों को कभी उनकी खुद की ज़मीन मिली ही नहीं, बल्कि ज़मींदार क्या करते थे, उनके ज़मीन पे अधिकार जता रखे थे और उन्हीं को वो क्या करते थे, पट्टे के तौर पे दे देते थे कि भाई तू इस पे काम कर, आधा उपज मेरे को दे दियो, आधा उपज खुद रख लियो। इस तरीके से जमींदारों और ताल्लुकदारों का विरोध करने के लिए गरीब वर्ग ने उनको अपनी सेवा देनी बंद कर दी, जैसे कि नाई, धोबी और बढ़ई। मतलब कि जमींदार ताल्लुकदार है, उनको गरीबों ने क्या किया भाई, सेवा ही देना बंद कर दिया कि भाई हम आपको अपनी सेवा देंगे नहीं। इस क्षेत्र में विरोध का प्रमुख कारण अधिक लगान था और बेगार प्रथा। बेगार प्रथा में क्या होता है कि भाई काम करवा लिए, आपको कोई पैसे ही नहीं दिए। तो इस वजह से अवध के जो किसान थे, आदिवासी थे, उनका विरोध कर रहे थे, खास करके जमींदारों का, ताल्लुकदारों का। ठीक है, ताल्लुकदार भी जमींदारों के कैटेगरी में ही कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बाबा रामचंद्र की हमने बात कर ली। अब देखिए 1921 में जब आंदोलन फैला, है ना, तो आंदोलन के फैलने के साथ ही क्या हुआ, ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले किए गए, बाजारों को लूट लिया गया, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे जो स्थानीय नेता थे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया है कि अब हमें कोई लगान नहीं भरना, है ना, और ज़मीन, जितने भी जमींदारों की ज़मीन है वो ले लिया जाएगा उनसे और गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो पूरे इलाके में कार्रवाई शुरू हो गई, जमींदारों के खिलाफ, ताल्लुकदारों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब हम यहाँ पे आदिवासियों की बात करते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश की हम गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों की बात करेंगे, जिन्होंने क्या किया था, 1920 से ही गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट कर दिया था। अब ये गुरिल्ला युद्ध ये आदिवासियों ने क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि 1905 में ही अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था, जिसको हम वन्य कानून भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत व्यवस्था ये थी कि 2/3 वन को आरक्षित वन में बदला जाएगा। मतलब बदल दिया गया एक तरीके से, जहाँ पे 2/3 मतलब कि 3 में से 2 हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पे ना तो कोई आदिवासी जा सकते थे, गांव वाले, मतलब गांव में जो रहने वाले लोग थे, ना जंगलों में जा सकते थे, ना ही लकड़ियाँ काट सकते थे, ना उनके जो जानवर है वहाँ पे चरने जा सकते थे। ये बहुत ही बेकार प्रथा थी। और इसके अलावा जो
एक हिस्सा बचा, 3 में से एक हिस्सा, उसमें भी अगर वो वन में अगर लकड़ी लेने जाएंगे, वनों को काटने जाएंगे, तो अंग्रेज़ों के लिए उनको वनों की कटाई बिल्कुल मुफ्त में करनी होगी, फ्री में करनी होगी, ठीक है। उसको ढोके लाने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी और उसके बदले उनको कोई भी पैसे नहीं मिलता था, मतलब कि बेगार मजदूरी उनसे करवाई जाती थी। बेगार प्रथा भी इसको हम बोलते हैं कि भाई उनसे काम भी लिया जाता था और उनको बदले में कुछ दिया भी नहीं जाता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध किया असहयोग आंदोलन के दौरान। लेकिन भाई कांग्रेस पार्टी ने ऐसे हिंसा का खुलकर विरोध भी किया था। तो वनों में रहने वाले लोग थे, यानी कि जो आदिवासी लोग थे, उनका नेतृत्व किसने किया? तो उनका नेतृत्व करने वाला एक चमत्कारी व्यक्ति, जो अपने आप को चमत्कारी व्यक्ति बोलता था, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, ठीक है। अब जो हमारे अल्लूरी सीताराम राजू थे, वो अपने आप को चमत्कारी व्यक्ति बताते थे और लोगों का विश्वास था कि भाई ये ना सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे। मतलब कि खगोलीय अनुमान यानी कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण वगैरह, अंतरिक्ष के बारे में इनको अच्छा खासा नॉलेज था। वह लोगों को हाथ लगाने मात्र से स्वस्थ कर देते थे, सारी बीमारियों को दूर कर देते थे। उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति को राइफल की गोलियां भी नहीं मार सकती थी। इतने ज़्यादा चमत्कार, भाई चमत्कार प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे कि अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया किसी व्यक्ति को तो राइफल से भी उसकी मौत नहीं हो सकती। उसे वन्य समाज के लोग ईश्वर का अवतार समझते थे, मतलब ईश्वर का रूप मानते थे वहाँ के लोग। वह गांधी के व्यक्तित्व तथा असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रभावित भी थे। उन्होंने शराब तथा सामाजिक बुराइयों को त्यागने की बात भी कही थी, ठीक है। तो गुडेम विद्रोहियों ने क्या किया, पुलिस थानों पर हमले किए। यहाँ के जो आदिवासी थे उन्होंने पुलिस थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश भी की, है ना, गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। 1924 में क्या हुआ भाई, राजू जो थे उनको फांसी दे दी गई। जो हमारे अल्लूरी सीताराम राजू थे उनको फांसी दे दी गई, लेकिन फिर भी वो वहाँ के नायक बन के उभर के, मतलब फेमस नायक, लोक नायक बन के उभर के सामने आए, ठीक है। तो ये तो हमारे आदिवासी आंदोलन के बारे में हो गया। अब हम इस वीडियो के आखिरी टॉपिक को समझने वाले हैं, 2.3 बगानों में स्वराज, ठीक है। चलिए अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। सो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे हम असम के बगानी मजदूरों की बात करने वाले हैं, मतलब जो बगानों में काम करने वाले मजदूर थे उनकी स्थिति की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था 1859 में, जिसको हम इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट बोलते हैं। इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत क्या था कि बगानों में काम करने वाले मजदूर अपने बिना अधिकारी के जो उनके अधिकारी होते थे मतलब उनकी मंजूरी के वो बगान से बाहर नहीं जा सकते थे, अपने गांव में नहीं जा सकते थे, अपनी फैमिली वालों से नहीं मिल सकते थे। यही था इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट। तो जब असम के बगान में काम करने वाले मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना कि भाई असहयोग आंदोलन भारत में चल चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो उन्होंने भी क्या किया भाई, इस आंदोलन के तहत उन्होंने अपने अधिकारियों की बातों की अवहेलना करनी शुरू कर दी, अपने अधिकारियों की बातों का विरोध करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे मजदूर बगान को छोड़ के भाग गए। उनको लगा कि भाई गांव जाएंगे, गांव में उनको खुद की ज़मीनें मिल जाएगी, वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन बहुत सारे मजदूर भाई, क्योंकि उस समय रेल की हड़तालें भी चल रही थी, ट्रेन मिल नहीं पाया, पैदल यात्रा करते करते बहुत सारे लोग मतलब पकड़े गए, उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उनको बहुत ज़्यादा पीटा, बहुत ज़्यादा मारा, ठीक है। तो ये हमारे बगान मजदूरों की बात हो गई। अब देखिए, ये तो असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने बता दिया। अब 1922 में महात्मा गांधी ने एक और बात कही थी कि असहयोग आंदोलन 2 साल तक चलेगा, 1920 से लेकर 22 तक चलेगा, 2 से 2.5-3 साल तक चलेगा और भारत आज़ाद हो जाएगा। उन्होंने ये भी बात कह दी कि भाई ये जो आंदोलन होगा पूरी तरीके से क्या होगा, अहिंसात्मक होगा, मतलब हिंसा नहीं होना चाहिए। जैसे हिंसा हुआ मैं आंदोलन को वापस ले लूँगा, लेकिन ऐसा होता है। हम यहाँ पे बात करें 1922 की, तो यहाँ पे गोरखपुर में एक पुलिस थाना था, चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा पूर्वा एक जगह का नाम है। तो चौरी चौरा में क्या होता है, कुछ किसानों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया और उस अग्निकांड में लगभग 21 से 22 पुलिस वाले जल के मर गए। तो इस हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इस आंदोलन को निरस्त कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन की पूरी स्टोरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक पार्ट और आएगा जिसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी हम समझ लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अगली वीडियो में हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने वाला है, तो अगली वीडियो का आप लोग इंतजार करें। वीडियो को भाई शेयर जरूर कर देना यार, आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस चैनल पे आएंगे, आप लाइक करेंगे, यूट्यूब को लगेगा कि हाँ भाई ये वीडियो अच्छी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अपने आप वीडियो को पहुँचा देगा। तो भाई लाइक ज़रूर कर देना यार वीडियो को, ठीक है।
क्योंकि वीडियो बनाने में लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत। भाई जिस रूम में मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना भाई, एसी भी नहीं है, पंखा भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि पंखा चालू करूँगा तो भाई जाहिर सी बात है कि ऑडियो फिर क्लियर नहीं आ पाएगा। तो मेहनत बहुत लगती है, एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है। तो भाई आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी जाके और आगे मेहनत मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,